STEP by PGC introduces online entry test preparation and offers you a strategic way to prepare for entry test examinations. So it's time to step into a bright future. Online entry test preparation provides a well-designed scheme of study, together with a bank of over 30,000 practice MCQs and detailed video lectures, mock exams, live guidance and career counseling by experienced teachers, and so much more. So, prep with STEP for entry test. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले ही काम को आसान करने के लिए यहाँ पे सारे टॉपिक्स और उनके रिलेटिव एमसीक्यूज यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब इससे पहले कि मैं बात आगे को लेके चलूं, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि चार्ज किस चीज को कहते हैं। चार्ज की एक बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक ये किसी भी जिस्म पे अपीयर होने वाली वो बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि जिसके तहत जिस्म किसी दूसरे जिस्म को इलेक्ट्रोस्टैटिकली या तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या रिपेल करना शुरू कर देता है। अट्रैक्शन कौन करेगा? जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे। रिपल्शन कौन करेगा? जो सिमिलर चार्जेस होंगे। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि चार्ज की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप कहलाती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी टाइप कहलाती है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट चार्जेस हैं जो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किसी भी जिस्म पर चार्ज को अपीयर करवाने का तरीका एक से ज्यादा हो सकता है, मसलन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मसलन रबिंग। अब अगर मैं रबिंग वाले तरीके को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जब आप दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो एक चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है। जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी जाहिर सी बात है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जाहिर सी बात है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये उन बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है कि जिससे आप किसी भी चीज पे चार्ज अपीयर करवा सकते हैं। फिर इसी चैप्टर में आगे जाके आपने पढ़ा होगा, अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि मिलीकैन ने 1909 में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और सिर्फ ये नहीं डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बल्कि ये भी डिस्कवर किया था कि जब भी किसी जिस्म पे चार्ज अपीयर होगा तो वो चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। और आप सबको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट होती है। इसका मतलब किसी भी जिस्म पे जो चार्ज होगा वो या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, या इसका ट्वाइस होगा, या इसका 3 टाइम्स होगा, थ्राइस होगा, या इसका 4 टाइम्स होगा, एंड सो ऑन। इसको हम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज भी कहते हैं और चार्ज की क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। अब चार्ज के बारे में इतनी तफसीली गुफ्तगू के बाद मैं आप लोगों के इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक की तरफ आऊंगा कि जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अब अगेन स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि आप सब लोगों ने रूटीन की क्लासेस में ये तमाम टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, लिहाजा मैं इन टॉपिक्स को उतनी डिटेल से यहाँ पे डिस्कस इससे नहीं करूंगा कि ये रूटीन की क्लासेस नहीं है, ये एंटी टेस्ट की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम उन बातों पर लगाने की कोशिश करेंगे जो शायद हमने रूटीन की क्लासेस में नहीं देखी हुई। मसलन ये लॉ चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम ने पेश किया था, जिसके मुताबिक अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस हैं तो या तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से मैं ये बात पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि रिपेल वो कब करेंगे जब सिमिलर चार्जेस होंगे, और अट्रैक्ट वो कब करेंगे जब वो ऑपोजिट चार्जेस होंगे। रिपल्शन के लिए और अट्रैक्शन के लिए फोर्स लगेगी। ये फोर्स कूलम फोर्स कहलाती है, जो कूलम्स लॉ के मुताबिक दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ, आप देख भी सकते हैं कि कूलम फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है, साथ में कांस्टेंट आता है K, which is famously known as Coulomb's constant। तो यहां से कूलम्स लॉ की इक्वेशन आपको यहां पे बनती दिखाई दे रही है।
अब अगर आप इस इक्वेशन में गौर से देखें तो कूलम फोर्स आपको डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कूलम्स लॉ को न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ की तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है, यानी ये फोर्स डिस्टेंस के नहीं बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर मैं बात को आगे लेके चलूं, कूलम कांस्टेंट की थ्योरेटिकल वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी मैंने यहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दी है, जो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। इसमें एक और फैक्टर आपको यहां पे आता दिखाई दे रहा है, विच इज एप्सिलॉन नॉट, जो कि कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब यह हुआ कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक तो आपने सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा लिया हुआ है, MKS सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल है, CGS सिस्टम है, आपने सिस्टम कौन सा लिया हुआ है, इससे कूलम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और दूसरी बात जिस पे कूलम कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है वो आपको दोनों चार्जेस के दरमियान टाइप और नेचर ऑफ मीडियम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज होगा तो दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, और अगर कूलम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा तो कूलम फोर्स भी चेंज हो जाएगी। और अगर कूलम फोर्स चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी, बढ़ेगी या कम होगी, ये इंशाल्लाह हम इसी आर्टिकल के तीसरे पोर्शन में पढ़ेंगे। एप्सिलॉन नॉट की आपको मैथमेटिकल वैल्यू भी दिखाई दे रही है, विच इज 8.85 × 10⁻⁻12, और ये बात क्वाइट ऑब्वियस है जो आपको दिखाई दे रही है कि एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट्स होंगे वो कूलम कांस्टेंट के यूनिट के रिवर्स होंगे, क्योंकि फॉर्मूला में आपको के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इनवर्स दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपका इस कूलम्स लॉ का पहला पोर्शन था जो कि पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस को डील करता है और जो कि क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ कूलम्स लॉ भी कहलाता है। अब अगला जो पोर्शन है, या मुझे यूं कहना चाहिए जो अगले दो पोर्शंस हैं, उन पोर्शंस में हम कूलम्स लॉ की क्वालिटेटिव नेचर देखेंगे, जिसमें से दूसरा पोर्शन वेक्टर फॉर्म्स ऑफ द कूलम्स लॉ भी कहलाता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम लॉ के मुताबिक अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनके दरमियान डिस्टेंस है R, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे। अट्रैक्शन कब होगी, जब दोनों चार्जेस एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। रिपल्शन कब होगी, जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अब यहीं पे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ सामने आती है, जिसके मुताबिक Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा होगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगा रहा होगा। लिहाजा दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे होंगे, जस्ट लाइक एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। सो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये हुआ कि कूलम्स फोर्स जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है उतनी फोर्स दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे भी लगाता है, यानी दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं। तो ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है जो कि ये बताती है कि कूलम फोर्स म्यूचुअल होती है, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पे एक जितनी लेकिन ऑपोजिट फोर्स लगा रहे होते हैं। अब मैं अगर इस आर्टिकल के तीसरे और आखिरी पोर्शन की तरफ आऊं तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आता है तो उससे कूलम फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है। एक्सपेरिमेंट्स ने ये बात साबित की कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आता है विच इज अदर देन वैक्यूम, विच इज अदर देन एयर, तो इट हैज बीन फाउंड कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आएगा तो कूलम फोर्स में पहले के मुकाबले में कमी हो जाएगी। ना अगर कूलम फोर्स में पहले के मुकाबले में कमी हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नया फैक्टर है, कोई नया मैथमेटिकल नंबर है जो कूलम फोर्स वाले फैक्टर में, जो कूलम लॉ वाली इक्वेशन में डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले फैक्टर में अपीयर होना शुरू हो गया। ये फॉर्मूला भी आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है ताकि एक दफ़ा फिर रिकॉल हो जाए, ताकि हम फिर सही मायनों में जब MCQs की तरफ आए तो तमाम फॉर्मूलाज हमारी फिंगर टिप्स पे हों। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आता है तो कूलम फोर्स के फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि नया फैक्टर अपीयर हो रहा है, विच इज एप्सिलॉन आर। दिस एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम है। मसलन अगर दोनों चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर्स आ गए, इंसुलेटर्स लाइक
एयर भी इंसुलेटर में आ सकता है, इंसुलेटर लाइक वुड आ सकता है, ग्लास आ सकता है, ये तमाम इंसुलेटर्स हैं। तो अगर दोनों चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर आ गया है तो इंसुलेटर्स के लिए वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलेटर की वैल्यू 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 1 से लेस कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर दोनों चार्जेस के दरमियान को कंडक्टर आ जाता है, लाइक आयरन, लाइक एल्यूमिनियम, अगर दोनों चार्जेस के दरमियान को कंडक्टर आ जाता है तो याद रखिएगा कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और अब ये बड़ा सिंपल सा मैथ का रूल बन गया कि अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन आर की जगह इन्फिनिटी रिप्लेस कर दूं तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज अ जीरो। इसका मतलब अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई कंडक्टर आ जाए, कोई मेटल आ जाए, तो कूलम फोर्स का आंसर जीरो हो जाएगा, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स लगना बंद हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनमें से मेजॉरिटी आप लोगों ने अपनी रूटीन की क्लासेस में भी पढ़ी होगी। अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करने लगा हूं जो शायद आपने सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा होगा। वो अलग बात है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला लाजमन पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल के इख्तिताम पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट करें मेरे पास एक चार्ज पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2, और उनके दरमियान कोई एंगल है, तो फिर उन फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए वही फॉर्मूला यूज होता है जो शायद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। मसलन अगर मेरे पास एक चार्ज है Q, उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2, उनके दरमियान एंगल है थीटा, तो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा, विच इज F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा स्क्वायर रूट। F1 पहली फोर्स है, F2 दूसरी फोर्स है, और रिमेंबर ये दोनों फोर्सेस उस एक चार्ज पे लगनी जिसका भी मैंने बार बार हवाला दिया है, और थीटा उन दोनों फोर्सेस के दरमियान बनने वाला एंगल है। तो अगर आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखें कि अगर इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल 90 हो, यानी एक ही चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हो और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो फिर एंगल 90 हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे एंगल 90 रिप्लेस कर दूंगा तो आप सबको पता है कि cos 90 जीरो होता है, और cos 90 जीरो होने का क्या मतलब है कि फॉर्मूला रिड्यूस होके F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर स्क्वायर रूट रह जाएगा, विच इज फेमसली नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी बेसिकली इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रही होगी तभी एंगल 90 होने की वजह से cos 90 का आंसर जीरो आ जाएगा। अब अगर मैं थोड़े से एमसीक्यूज की तरफ आऊं जो मैंने यहां पे पहले से नीचे लिखे हुए हैं, सो सबसे पहले एमसीक्यू में आप देख सकते हैं कि मैंने एमसीक्यू लिखा हुआ है, आपके सामने पढ़ भी देता हूं, फिर इसका आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद एन अदर ऑब्जेक्ट एंड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट्स मास स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अब अगर आपको याद हो तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स की मास इंतहाई कम होती है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये इंतहाई कम मास है। लेकिन इतनी कम मास के बावजूद अगर आप एमसीक्यू की आखिरी लाइन देखें या आखिरी सेंटेंसेस देखें, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, तो इसका मतलब हमें इस मास को अपने इस एमसीक्यूज में कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस एमसीक्यू को देखें तो मेरे से आपको आंसर पहले ही आता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कोई चीज पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर गई है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है इसका मतलब उस चीज की मास में थोड़ी सी ही सही लेकिन कमी लाजमन होगी। लिहाजा ये जो मैंने एमसीक्यू यहां पे लिखा हुआ है इसका आंसर जाहिर सी बात है कि चार्ली आएगा, विच इज डिक्रीजेस। अब यहां से आप एक और एमसीक्यू भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि अगर किसी चीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसका मतलब उस चीज ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, और जो चीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी इसका मतलब वो थोड़ी सी ही सही लेकिन मैस गेन कर रही है, और जब मैस गेन होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि मैस में फिर थोड़ा सा इजाफा होगा। लिहाजा अगर ये एमसीक्यू इन्हीं वर्डिंग्स में पॉजिटिवली चार्ज से पूछा जाए तो इस एमसीक्यू का आंसर आएगा चार्ली, यानी डिक्रीजेस। और अगर ये एमसीक्यू इन्हीं वर्डिंग्स में नेगेटिवली चार्ज से पूछा जाएगा तो इस एमसीक्यू का आंसर आएगा अल्फा इंक्रीजेस। इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलने के लिए जो दूसरा एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं वो भी यहां पे मैंने लिखा हुआ है, which one is a sure test for the presence of charge on a body।
क्या किसी जिस्म पे चार्ज है या नहीं है, इसका कैसे पता चलाया जाएगा? तो याद रखिएगा, एक फिनोमिनन कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये फिनोमिना किसी न्यूट्रल चीज को भी इस काबिल बना देता है कि वो किसी भी दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। लिहाजा अट्रैक्शन चार्ज ऑब्जेक्ट भी कर सकता है और अट्रैक्शन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। इससे एक बात बड़ी सिंपल सी है कि किसी भी चीज का अट्रैक्शन अंडरगो करने का यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो चार्ज है या नहीं है। यानी चार्ज ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्शन कर सकता है और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्शन कर सकता है। लिहाजा किसी भी चीज पे चार्ज है या नहीं है, इसका शोर टेस्ट अट्रैक्शन कभी भी नहीं होगा, इसका शोर टेस्ट हमेशा रिपल्शन होगा। लिहाजा आपके इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा, रिपल्शन। इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और तीसरा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F if distance between charges increases 2 times and a medium of epsilon r equals 4 is introduced between the charges. Now force between charges will be. अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया कि दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 2 टाइम्स कर दिया। अब अगर आप दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 2 टाइम्स कर रहे हैं तो आपको पता है कूलम फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, यानी कूलम फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ेगा तो फोर्स में 4 गुना यानी 4 टाइम्स की कमी आएगी। और दूसरी चेंज आप ये कर रहे हैं कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जिसका एप्सिलॉन r 4 है। इसका मतलब इस मीडियम के आने की वजह से भी कूलम फोर्स में 4 गुना की कमी आएगी। तो डिस्टेंस के डबल होने से भी कूलम फोर्स 4 गुना कम हो रही है, एप्सिलॉन r के भी 4 गुना ज्यादा होने से कूलम फोर्स 4 गुना कम हो रही है। तो ओवरऑल जो कूलम फोर्स में कमी आएगी वो 16 गुना की आ जाएगी, यानी कूलम फोर्स पहले के मुकाबले में 16 टाइम्स कम हो जाएगी। यानी अगर पहले कूलम फोर्स थी F तो अब जो नई कूलम फोर्स होगी वो F/16 हो जाएगी। टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए लास्ट एमसीक्यू, इसके बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा। 2 चार्जेस प्लस 4e and plus 8e placed at fixed distance have electrostatic force F. If both charges are given charges of minus 4e, force between them becomes. इस एमसीक्यू में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक चार्ज की वैल्यू प्लस 4e है और दूसरे चार्ज की वैल्यू प्लस 8e है। ये दोनों एक दूसरे पे जाहिर सी बात है कोई फोर्स लगा रहे होंगे। अब अचानक आपने क्या किया कि दोनों चार्जेस को एक एडिशनल चार्ज दे दिया जो कि माइनस 4e का है। जब आप दोनों चार्जेस को एक एडिशनल चार्ज दे रहे हैं जो कि माइनस 4e का है तो इसके साथ इस चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा कि ये प्लस 8e से प्लस 4e पे आ जाएगा। लेकिन जब आप इस चार्ज को माइनस 4e देंगे तो चूंकि चार्ज ऑलरेडी प्लस 4e पे है तो ये चार्ज न्यूट्रल होके 0 हो जाएगा। और जब एक चार्ज 0 हो जाए तो कूलम फॉर्मूला में आपको पता है कि अगर Q1 0 हो जाए या Q2 0 हो जाए तो कूलम फोर्स का आंसर 0 हो जाता है। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा 0। कूलम लॉ से हम अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है फील्ड ऑफ फोर्स। माइकल फैराडे ने बताया था कि किसी भी चार्ज के गिर्द एक ऐसा एरिया कि जिस एरिया में चार्ज का इन्फ्लुएंस को दूसरा चार्ज महसूस कर सके वो उस पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि जमीन के गिर्द होती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको पता है कि ग्रेविटी अंडरगो होती है और एक्ट करती है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है उसमें कूलम फोर्स एक्ट कर रही होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले हेल्पिंग मटेरियल आपके साथ शेयर कर दिया है कि फर्स्ट के लिए आपके पास एक चार्ज है प्लस Q। ये गोल दायरा ये सर्कल शो कर रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैं इस P पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस P पे एक टेस्ट चार्ज Q0 ला के रख दूंगा। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज होगा ये टेस्ट चार्ज Q0 को एक फोर्स के तहत रिपेल करना शुरू कर देगा। यानी ये जो चार्ज है ये इस Q0 पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये टेस्ट चार्ज किसी चार्ज की फील्ड में आ गया है। जो ही ये काम होगा तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बना देंगे। ये फॉर्मूला भी आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स होती है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम बास बच्चों को ये आती है कि जिस चार्ज की आप फील्ड निकाल रहे हैं
जिस चार्ज की आप फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, टेस्ट चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहां पे कूलम फोर्स का फॉर्मूला रिप्लेस कर दें K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं आपका वो फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें वही चार्ज आ रहा होगा जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये आपको किसी भी जगह पे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है। ये फॉर्मूला आपको बड़ी आसानी से E के यूनिट्स के बारे में बता देगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। एंड जस्ट लाइक कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम के आने से बिल्कुल उसी तरह कम होगी जिसका कूलम फोर्स कम होती है। यानी कूलम फोर्स के नए फॉर्मूला में भी एप्सिलॉन आर नीचे एक डिनोमिनेटर में आता था और इलेक्ट्रिक फील्ड के नए फॉर्मूला में भी एप्सिलॉन आर नीचे एक डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो सिर्फ कूलम फोर्स मीडियम के आने से कम नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E भी मीडियम के आने से कम हो जाती है। अब मैं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ यहां पे डिस्कस करने लगा हूं कि जो कि नॉर्मली रूटीन की क्लासेस में इतना डिटेल तरीके से डिस्कस नहीं होता। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फील्ड स्पॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस की मौजूदगी में कोई ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ना कर रही हो, जहां पे दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो। तो इस केस में इस नतीजे में हमने 5 डिफरेंट सिचुएशंस को अपने ज़हन में रखना है। मसलन अगर दोनों चार्जेस इक्वल एंड सिमिलर हैं, यानी दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, या दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों चार्जेस नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में जो नल पॉइंट होगा या जीरो फील्ड स्पॉट होगा वो दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में, मिड में लाई कर रहा होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों चार्जेस सिमिलर हों लेकिन अनइक्वल हों, यानी एक +5 कूलम हो और दूसरा +2 कूलम हो। तो अब इस सिचुएशन में जो जीरो पॉइंट होगा या नल पॉइंट होगा वो लाई तो दोनों चार्जेस के दरमियान में करेगा, लेकिन वो मिड पे नहीं होगा, बल्कि वो बड़े वाले चार्ज से दूर होगा और छोटे वाले चार्ज के करीब होगा। अच्छा, अब तीसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास दो चार्जेस हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन चार्जेस की टाइप ऑपोजिट हो। मसलन एक +2 कूलम का चार्ज है और दूसरा -2 कूलम का चार्ज है। तो एग्जांपल होगी दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की। अब इस सिचुएशन में नल पॉइंट दरमियान में लाई नहीं करेगा, बल्कि नल पॉइंट दोनों चार्जेस के सराउंडिंग पे लाई करेगा। और चूंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लिहाजा नल पॉइंट दोनों चार्जेस के एक जितने फासले पे होगा, सराउंडिंग पे होगा और एक जितने फासले पे होगा। चौथा केस ये हो सकता है कि दो चार्जेस एक दूसरे से ऑपोजिट हों और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, यानी एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम ना हो। मसलन एक +5 कूलम का हो गया, दूसरा -3 कूलम का हो गया, या एक -5 कूलम का हो गया, दूसरा +2 कूलम का हो गया। तो अब इस सिचुएशन में जो नल पॉइंट होगा वो अगेन चार्जेस के दरमियान पे नहीं लाई करेगा, चार्जेस के सराउंडिंग पे लाई करेगा। लेकिन रूल ये है कि इस सिचुएशन में जो नल पॉइंट है वो छोटे वाले चार्ज के सराउंडिंग पे लाई करेगा। और जो पांचवा और आखिरी केस है वो सिंगल चार्ज के लिए, कि सिंगल चार्ज के लिए क्या नल पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, जी बिल्कुल, सिंगल चार्ज के लिए भी नल पॉइंट एग्जिस्ट करता है और सिंगल चार्ज के लिए नल पॉइंट इन्फिनिटी पे लाई करेगा। इस बात को इंशाल्लाह हम थोड़े से एमसीक्यू से भी समझने की कोशिश करेंगे यहां पे भी, और जब हम इस लेक्चर का टेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें भी। ये जो दो चार्जेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये दो चार्जेस ऑपोजिट हैं और इनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी एक चार्ज आपको -1 × 10⁻⁻⁶ के बाद -6 कूलम दिखाई दे रहा है और दूसरा चार्ज आपको 4 × 10⁻⁻⁶ के बाद -6 कूलम दिखाई दे रहा है। नौ इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी मैंने आपके साथ तमाम रूल्स डिस्कस किए हैं कि अगर चार्जेस ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो जो नल पॉइंट होगा वो दोनों चार्जेस के सराउंडिंग पे लाई करेगा, लेकिन किस चार्ज के सराउंडिंग पे लाई करेगा? जो छोटे वाला होगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल से ही हुआ कि जो नल पॉइंट होगा वो -1 × 10⁻⁻⁶ कूलम के सराउंडिंग पे आपको लाई करता दिखाई देगा। लिहाजा अगर आप तमाम ऑप्शंस को थोड़ा सा गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, 3 मीटर ऑन अदर साइड ऑफ Q1, 1 मीटर बिटवीन चार्जेस एंड क्लोज टू स्मॉलर चार्ज, 3 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ Q2 एंड नन ऑफ दीज। तो मैं पहले बता चुका हूं बिटवीन में तो लाई नहीं कर सकता, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिटवीन में लाई नहीं कर सकता क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं और Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, Q2 के भी सराउंडिंग पे लाई नहीं कर सकता, Q1 के सराउंडिंग पे लाई करेगा। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा अल्फा। बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं
और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे भी याद रखिएगा, रूटीन की क्लासेस की तरह यहाँ पे हमने पूरा टॉपिक हरगिज नहीं देखने की कोशिश करनी, हमने वो स्टफ देखना है कि जिसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं। मसलन पहला ही एमसीक्यू यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो टेक्निकल तरीके से मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, गो के आपको एमसीक्यू की शक्ल में दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में एफएससी की ऑफ कोर्स, उसने दो एप्लीकेशंस डिस्कस की हुई हैं। पहली एप्लीकेशन है जीरोग्राफी। यहाँ से आपको इनके मीनिंग आते ही होंगे कि जीरो का मतलब होता है ड्राई, ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। तो जीरोग्राफी बेसिकली फोटोकॉपियर होता है विच इज ड्राई राइटिंग। और दूसरी एप्लीकेशन जो उसने डिस्कस की हुई है दैट इज इंकजेट प्रिंटर विच इज वेट राइटिंग। जीरोग्राफी में जो आपको बातें थोड़ी सी याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जो मेन मशीन होती है उसका जो हार्ट होता है, ये आपकी बुक की लाइन में यूज कर रहा हूं, वो एल्यूमिनियम का एक सिलेंडर होता है और एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उसके ऊपर एक तय बड़ी फाइन सी कोटिंग हुई होती है सिलीनियम की विच इज अ फोटो कंडक्टर। नाउ फोटो कंडक्टर का मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि ये ऐसा सब्सटेंस है कि जो कि अंधेरे में इंसुलेटर हो जाएगा और रोशनी में कंडक्टर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको इसमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो भी आपने फोटोकॉपी करनी है वो किसी इंक की मदद से ही करनी है। चूंकि ये ड्राई राइटिंग है लिहाजा यहाँ पे जो इंक यूज होगी दैट इज अ ब्लैक कलर्ड पाउडर विच इज नोन एज टोनर, कि जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। और इस इंक को आपने जिस भी कागज पे, जिस भी पेज पे प्रिंट करवाना होता है फोटोकॉपी के लिए, तो उस कागज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी वो नेगेटिव टोनर उस कागज के साथ जो कि पॉजिटिवली चार्ज है चिपक सकता है और वो फिर प्रिंटर की शक्ल में मशीन से बाहर आ जाता है। दूसरी किस्म की जो आपको राइटिंग यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई दे रही है दैट इज इंकजेट प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर का जहां तक ताल्लुक है ये किसको शो कर रहा है, ये वेट राइटिंग को शो कर रहा है। नो वेट राइटिंग का जहां तक ताल्लुक है, वेट राइटिंग का मतलब ये है कि इसमें जो इंक यूज होगी वो लिक्विड फॉर्म में यूज होगी, वेट फॉर्म में यूज होगी। अब वेट फॉर्म में जो इंक यूज होती है उसका रूल बड़ा सिंपल है कि जो प्रिंट हेड की नोजल होती है वो इंक्स के ड्रॉपलेट्स को मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, कतरों की शक्ल में फायर कर रही होती है पेपर की तरफ। लेकिन उससे पहले उन ड्रॉपलेट्स को दो किस्म की प्लेट्स में से पास करना पड़ता है। पहली प्लेट कहलाती है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और दूसरी प्लेट कहलाती है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अगर प्रिंटिंग नहीं करवानी होती है तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाते हैं, और जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाते हैं तो उनमें से गुजरने वाले जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर चार्ज अपीयर हो जाता है। और जब उन पर चार्ज अपीयर हो जाता है तो वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरने के बाद डिफ्लेक्ट होकर कागज की तरफ जाने की बजाय गटर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और जब आपने प्रिंटिंग करवानी होती है तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो जाते हैं, और जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो जाते हैं तो उनमें से गुजरने वाले जो इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं आता। लिहाजा ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं ये अपने में से गुजरने वाले चार्जेस को अब कुछ भी नहीं कह सकती, अपने में से गुजरने वाले इंक के मॉलिक्यूल्स को या इंक के ड्रॉपलेट्स को कुछ भी इसलिए नहीं कह सकती कि वो न्यूट्रल हैं। लिहाजा वो जो इंक के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो दोनों प्लेट्स में से गुजरने के बाद सीधा कागज पे जाके गिरते हैं और प्रिंटिंग होनी शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अपने लास्ट पोर्शन की तरफ मैं आ रहा हूं, बात को वाइंड अप करने की तरफ आ रहे हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट काम है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया में से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उस एरिया का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। फॉर्मूला आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा भी हुआ है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। उसका यूनिट भी मैंने साथ यहाँ पे लिख दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें जो आपको कैपिटल ए के ऊपर वेक्टर का साइन दिखाई दे रहा है, ये कैपिटल ए जिसके ऊपर वेक्टर का साइन है, दिस इज नोन एज वेक्टर एरिया। और ये जो कैपिटल ए है आगे जो फॉर्मूला में आपको दिखाई दे रहा है कि जिसके ऊपर कोई वेक्टर का साइन नहीं है, दैट इज सरफेस एरिया और प्लेन एरिया। और ये रूल बड़ा सिंपल सा ही है कि वेक्टर एरिया हमेशा अपनी सरफेस के नॉर्मल होगा। मसलन अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की एग्जांपल दूं तो ये व्हाइट बोर्ड बेसिकली सरफेस है और ये इसका वेक्टर एरिया होगा जो हमेशा अपनी सरफेस के नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे दो बड़े सिंपल से रूल आ जाते हैं, ये भी आपकी बुक में कैटेगोरिकली लिखे हुए हैं। मैं दोनों रूल्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि जब सरफेस एरिया पैरेलल होगा तो वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैं फिर बोल देता हूं, जब सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल 90 बनेगा और cos 90 0 होता है, इसका मतलब कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। लेकिन जब सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा,
और अब इस सिचुएशन में एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 का मतलब है कि आंसर 1 आएगा और मैक्सिमम फ्लक्स EA पास करेगा। ये दोनों रिजल्ट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे भी हुए हैं। थोड़ा सा बात को आगे लेकर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब वहां पे आप देख भी सकते हैं कि साथ में मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाई हुई है कि जिसमें क्लोज सरफेस है जिसके अंदर एक चार्ज बंद है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा होगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा होगा। चूंकि आपको आइडिया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ आती हैं। अगर मैंने इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहा हूं तो उसका फॉर्मूला phi इज इक्वल टू 1/epsilon नॉट क्यू है जो कि वहां पे लिखा हुआ है। उस फॉर्मूला इस फॉर्मूला में फर्क क्या है? चूंकि बजाय दोनों फॉर्मूला दिखाई दे रहे हैं, उस फॉर्मूला में स्मॉल क्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब है किसी ऐसे आर्टिकल की डिस्कशन हो रही है कि जिसमें क्लोज सरफेस में एक चार्ज बंद है और इस फॉर्मूला में कैपिटल क्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसी ऐसे क्लोज सरफेस की डिस्कशन हो रही है जिसमें एक से ज्यादा चार्जेस बंद हैं। लिहाजा ये जो क्यू होगा ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने भी चार्जेस उस सरफेस में बंद हैं उसका सम होगा, यानी Q को हम टोटल चार्ज भी कहते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूला की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं तो एक ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon नॉट टाइम्स द टोटल एनक्लोज्ड charge in that surface, and this is typically or famously known as a Gauss's law। आपकी बुक में उसने गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस दी हुई हैं। अब अगेन याद रखिएगा ये रूटीन की क्लासेस नहीं है कि जहां पे हम तीनों एप्लीकेशंस की बाकायदा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन आप लोगों ने पहले अपनी रूटीन की क्लासेस में की हुई हैं। यहां पे हमने इनको रफली देखना है और इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखने की कोशिश करनी है। बस पहली एप्लीकेशन है ई इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। तो हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर 0 होता है, लेकिन इसमें अब आपने टेक्निकली 3 या 4 बातें याद रखनी है क्योंकि बात यहां पे आपकी एफएससी तक तो महदूद हो जाती है लेकिन एंटी टेस्ट की क्लासेस में नहीं। मसलन हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर ई 0 होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो फिर यह बात याद रखिएगा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर किसी भी जगह पे होगा। मसलन अगर सरफेस पे पोटेंशियल है +5 वोल्ट तो अंदर भी पोटेंशियल होगा +5 वोल्ट। अगर सरफेस पे पोटेंशियल है -2 वोल्ट तो अंदर भी पोटेंशियल क्या होगा? -2 वोल्ट। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो कि इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ आऊं तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए मैंने उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का एक फाइनाइट पोर्शन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इस फाइनाइट पोर्शन पे आपको दिखाई दे रहा है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और हम इससे कुछ फासले पे यानी यहां पे P पॉइंट पे E की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और जो P पॉइंट पे E की वैल्यू है ये आफ्टर सीरीज ऑफ कैलकुलेशन σ/2ε0 के बराबर आती है। अगेन ये कैलकुलेशन भी आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में की हुई है, जबकि सिग्मा आप सबको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को कहते हैं विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और अब अगर मैं तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन की तरफ आऊं तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के दरमियान इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं। तो ये रिजल्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, ये रिजल्ट आपको σ/ε0 की शक्ल में दिखाई दे रहा है। अब यहां पे 2 बातें आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 2 शीट्स की वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको डबल दिखाई दे रही है। और दूसरी बात आपने एक और भी याद रखनी है और एमसीक्यू फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि अगर इन दोनों शीट्स पे सिमिलर चार्जेस हो जाए
दोनों शीट्स पे सिमिलर चार्जेस हो जाएं, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस हो जाएं, यानी दोनों एक जितनी पॉजिटिव हो जाएं, या दोनों एक जितनी नेगेटिव हो जाएं, तो याद रखिएगा पे इस पी पॉइंट पे ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अपनी बात को वाइंड अप मैं 2 एमसीक्यूज के साथ करना चाहता हूं जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। मसलन इफ देयर आर 5 चार्जेस ऑफ वैल्यू प्लस 5c minus 3c plus 4c minus 2c and minus 4c inside of metal sphere, then total electric flux through a metal sphere is. अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप इन सबको सम करें तो इस हॉलो मेटल स्फीयर के अंदर जितने आपको पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं उतनी आपको नेगेटिव चार्जेस भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको उनको सम करके दिखा देता हूं। मसलन ये +5 कूलम है और वो +4 कूलम है, तो +5 कूलम और +4 कूलम मिलके +9 कूलम बन जाएंगे। और जो माइनस वाले चार्जेस हैं वो -3 कूलम है, ये -2 कूलम है, -4 कूलम है, और ये आपस में ऐड होकर ये भी -9 कूलम बन जाएंगे। इसका मतलब इस हॉलो स्फीयर के अंदर प्लस चार्जेस की तादाद भी 9 कूलम है और माइनस चार्जेस यानी नेगेटिव चार्जेस की तादाद भी 9 कूलम है, तो टोटल चार्जेस की वैल्यूज 0 हो जाएगी। और गॉसेस लॉ के मुताबिक अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा होगा, निकल नहीं रहा होगा, ना टर्मिनेट हो रहा होगा। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा 0। बात को वाइंड अप करते हैं जी, लास्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। लास्ट एमसीक्यू ये है, इफ ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज एंड ई डैश इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, देन विच इज करेक्ट रिलेशन। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि ये जो तीसरी एप्लीकेशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी एप्लीकेशन से ट्वाइस है, लेकिन अगर आप एमसीक्यू की स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा होगा, जो क्लियर वर्ड आपको यहां पे लिखा दिखाई दे रहा है, बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर इन दोनों शीट्स पे ऑपोजिट चार्जेस की बजाय सिमिलर चार्जेस आ जाएं तो इन दोनों शीट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर 0 हो जाता है। लिहाजा चूंकि इस एमसीक्यू में सिमिलरली का वर्ड लिखा हुआ है जो कि मेरे हिसाब से इस एमसीक्यू का सबसे अहम वर्ड होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली सिचुएशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो एक शीट की वजह से है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो दो ऐसी शीट्स की वजह से जिन पे सिमिलर चार्ज है। लिहाजा आपके इस आखिरी एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा यानी 0। होपफुली इस पूरे लेक्चर के दौरान जो कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।